काबिल साद एहतराम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो मौजू है वो है एक लैटिन फ्रेज या लैटिन वर्ड उसे कह सकते हैं। एक इकट्ठा वर्ड है जो जुड़ा हुआ है, जिसको रेस सब्जुडाइस के नाम से याद किया जाता है। रेस सब्जुडाइस। रेस सब्जुडाइस से मुराद, इसका इंट्रोडक्शन मैं अभी दे रहा हूँ, ये है कि कोई भी ऐसा अंडर जजमेंट यानी ऐसा केस जो भी चल रहा हो, जो भी मंत की इंजाम पे ना पहुंचा हो, तो उसको कहते हैं रेस सब्जुडिस। और रेस सब्जुडिस का जो कानून है, जो फ्रेज है, इसको पाकिस्तान के जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसके अंदर शामिल किया गया है अंडर सेक्शन 10। अंडर सेक्शन 10 इसको जो शामिल किया गया है, तो उसके अंदर ये लिखा गया है कि अगर कोई केस किसी भी एक मौजू के ऊपर जिसमें सब्जेक्ट मैटर जिसको कहते हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, यानी ज़मीन से रिलेटेड है, किसी एग्रीमेंट से रिलेटेड है, किसी और इशू से रिलेटेड है, डेफामेशन से रिलेटेड है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर दो पार्टीज़ के दरमियान यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, उनके दरमियान जो केस होगा, चल रहा होगा किसी कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर एक मुद्दा बयान किया गया होगा, दूसरी पार्टी आके अपना दफा देगी और तमाम चीज़ें आगे चल रही होंगी, अभी मंथ की इंजाम पे नहीं पहुंचा होगा, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर उनमें से कोई पार्टी एक नया दावा कर देती है और नया दावा उन्हीं पार्टीज के दरमियान उसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर उसी कॉम्पिटेंस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट के ऊपर कर देती है, यानी एक सिविल कोर्ट के पास चल रहा है तो वो अगर दूसरे सिविल जज के पास भी कर देती है, तो उसके ऊपर ये जो फ्रेज है अप्लाई कर जाएगी, जिसका मकसद ये है कि फिर दूसरा जो सूट होगा उसको स्टे कर दिया जाएगा। जो प्रायर इन टाइम होगा वो चलेगा, दूसरे को स्टे कर दिया जाएगा, यानी रोक दिया जाएगा उस दावे को। मंशा इसकी क्या है? मंशा इसकी ये है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो एक एंडलेस लिटिगेशन शुरू हो जाएगी। और जो चीज़ें जैसे फौजदारी कानून के अंदर है कि जिसे किसी, आप देखते हैं कि किसी जुर्म की 2 दफ़ा ट्रायल नहीं होता, 2 दफ़ा सज़ा नहीं होती, डबल जेपर्डी का कानून अप्लाई करते हैं। लाइकवाइज यहाँ भी इसकी मंशा ये रखी गई है कि अगर ऐसे ही चलने दिए जाएंगे तमाम दावाजात, तमाम सूट्स, अगर फ़र्ज़ करें, उसकी मिसाल है कि हमारी प्रैक्टिस के अंदर ये देखने में आया कि कोई शख्स अगर दावा करता है, उसको स्टे ऑर्डर नहीं मिलता, स्टे के लिए केस करता है, अगर नहीं मिलता तो वो उसको दावे को वहीं छोड़ के अगर कंसीलमेंट अफेक्ट करता है, हक़ाइक़ को छुपाता है। आम तौर पे ऐसे दावे उसी वक्त होते हैं जब हक़ाइक़ को छुपाया जाता है और किसी दूसरी कोर्ट के अंदर वैसा ही सेम दावा करके स्टे लेने की कोशिश की जाती है या अपना मकसद हासिल करने की कोशिश की जाती है। तो इसको इसके अंदर सेक्शन डाला गया 10, ये इसको रोकने के लिए और ऐसी तमाम चीज़ों की हौसला शिकनी के लिए डाला गया है। इसको कहते हैं रेस सब्जुडाइस। अब ये देखना है कि इसके अंदर क्या शराइत होना ज़रूरी हैं जिनकी सूरत में ये अप्लाई करता है। उसके लिए ज़रूरी है कि 2 or more केसेस एट सेम टाइम, यानी एक केस पे ये अप्लाई नहीं करता। अगर एक केस चल रहा है तो ये अप्लाई नहीं करेगा, केस नहीं रुकेगा। एक से ज़्यादा केसेस होना ज़रूरी हैं, वो 2 हों, 3 हों, 4 हों, सेम सब्जेक्ट के ऊपर। अगर एक से ज़्यादा केसेस हैं तो डेफिनेट फिर वो उसके ऊपर ये फार्मूले की पहली शिक पूरी आ जाएगी, जो कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो जाएगी उसको रोकने के लिए। दूसरा इसके अंदर है कि सेम पार्टीज होनी चाहिए, यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स जो हैं वो वही लोग होने चाहिए उनके दरमियान जिनके पहले से केस चल रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स के बारे में। लेकिन इसमें याद रहे कि वो लोग जिनके खिलाफ एक्स पार्टी अगर प्रोसीडिंग हुई है या जिनको शामिल ही नहीं किया गया या जिनकी तमील नहीं हुई है, उनके ऊपर ये अप्लाई चीज़ नहीं होगी। आगे इसके अंदर है कि सेम सब्जेक्ट मैटर जिसका मैं तस्करा कर रहा था कि जिसके मुतलका केस है वो भी सेम होना चाहिए। आगे फिर ये है कि सेम कोर्ट यानी सेम कॉम्पिटेंस की कोर्ट होनी चाहिए, यानी इधर सिविल कोर्ट के अंदर चल रहा है तो दूसरी तरफ भी सिविल कोर्ट के अंदर चल रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये होता है कि कुछ लोगों ने अभी जो देखने में प्रैक्टिस आ रही है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो पहले दावा कर देते हैं सिविल कोर्ट के अंदर स्टे लेने के लिए, लेकिन जब उनको नहीं मिलता तो फिर हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 199 की आकर रिट दायर कर देते हैं
कि यहाँ से हमें स्टे मिल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर भी अगर कंसीलमेंट अफेक्ट की जाए तो कोर्ट डेफिनेट उसको बहुत माइंड करती हैं और इस बात के ऊपर भी केस को खारिज कर दिया जाता है या फाइन भी कर दिया जाता है। या फिर अगर कोई ऐसी एमरजेंसी शो की जाए और जेन्युइन किसी का मसला नज़र आ रहा हो तो फिर कोर्ट्स एक ऑप्शन देती हैं कि या तो आप अपना दावा विड्रॉ कर लें या यहाँ से रिट विड्रॉ कर लें, कि दोनों को सेम टाइम के ऊपर एक ही काज ऑफ एक्शन के ऊपर नहीं सुना जा सकता। तो उसके ऊपर फिर पार्टीज अपनी ऑप्शन लेती हैं, सम टाइम को वो दावे को विड्रॉ करती हैं या रिट को वापस ले लेती हैं, ताकि एक फोरम को एक टाइम के अंदर अवेल किया जाए। इसके अंदर ये भी लॉजिक है, जहाँ ये लॉजिक है सेम कॉम्पिटेंस की कोर्ट, वहाँ इसको अगर वाइडर सेंस के अंदर देखते हैं तो ये भी लॉजिक है कि दो अलग अलग फोरम के ऊपर भी एक मसले को नहीं चलाया जाना चाहिए। अगर हम इसकी ज़्यादा वजाहत के साथ अगर हम इसकी तशरीह करते हैं तो इसको यहाँ तक भी आगे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा इसके अंदर जो चीज़ होती है वो है कि स्टे ऑफ सूट। स्टे ऑफ सूट किस सूट को किया जाएगा, उसके अंदर ये है कि अगर कोई इफ एनी सूट इज ऑलरेडी पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ तो फिर जो सेकंड इन नंबर दायर किया जाएगा उसको स्टे कर दिया जाएगा, उस सूट को रोक दिया जाएगा। तो अगली इसके अंदर शर्त ये है कि ये जो मैटर है वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियल इन इशू होना चाहिए उस केस के दोनों केसेस के अंदर। यानी ऐसा नहीं है अगर उनके अंदर काज ऑफ एक्शन का फ़र्क है, उनके अंदर मुद्दे का फ़र्क है या किसी भी चीज़ का फ़र्क है तो डेफिनेट फिर दावे को नहीं रोका जाएगा, ये असूल उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। दूसरा ये है कि सेम टाइटल होना चाहिए। सेम टाइटल को अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में देखते हैं तो जैसे मैंने अर्लियर कहा कि सेम पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, फिर होता है कि बिफोर द सेम कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट होना ज़रूरी है। अगला उसका मकसद आप देखते हैं कि इनका मकासद क्या है। मकासद ये हैं कि अगर दो कोर्ट्स के अंदर सेम पार्टीज़ के दरमियान सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर सेम काज ऑफ एक्शन के ऊपर अगर केसेस चलेंगे तो कन्फ्लिक्ट ऑफ जजमेंट का चांस होता है कि एक कोर्ट एक फैसला दे दे, दूसरी कोर्ट दूसरा फैसला दे दे। फिर एक एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाएगी कि कौन सी कोर्ट एग्जीक्यूट करवाएगी और कौन सी नहीं करवाएगी, किसका फैसला ठीक है या किसका फैसला गलत है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया। और दूसरा, ना सिर्फ केस करने वाला बल्कि केस का दफा करने वाले का भी सरमाया खर्च होगा। थर्डली ये है कि कोर्ट्स के ऊपर आप देखते हैं कि ऑलरेडी बेपनाह बर्डन है। अगर ये भी अगर रास्ता इस तरह से ना रोका जाए तो लामतनाही सिलसिला शुरू हो जाएगा, कोर्ट्स के ऊपर दबाव बढ़ जाएगा, केसेस बेशुमार हो जाएंगे और कोई रुकेगा ही नहीं। अगर एक कोर्ट से नहीं स्टे मिला दूसरी में कर देगा, दूसरी से नहीं मिला तीसरी में कर देगा, तीसरी से नहीं मिला अगर 50 सिविल जज हैं तो वो 50 दावे कर देगा जब तक कि उसको स्टे नहीं मिलता। तो दैट्स वाई ये इसका मकसद है कि इसको रोकना ज़रूरी है। थर्डली ये है कि सरमाया बचाना भी ज़रूरी है। ना सिर्फ ये कि जो लिटिगेशन के ऊपर खर्च आता है वो जो पटिशनर है उसका, जो रिस्पोंडेंट है उसका, ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रख करके ये बहुत एक मुफीद तरीन कानून है जो कि सिविल प्रोसीजर कोड का हिस्सा है जिसको रेस सब जुडिस कहते हैं। तो उम्मीद है आज की हमारी मालूमाती वीडियो से इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।